इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो मैं क्या करूंगा अभी, सपोजिटली ये साइड के जो रो वाले हैं उनको इक्विटी के तौर पर ट्रीट करूंगा, ये साइड के जो रो है उनको प्रेफरेंस में ट्रीट करूंगा। मैं एज्यूम करूंगा इक्विटी शेयर ने मुझे ₹1,00,000 दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स ने मुझे ₹1,00,000 दिया है। नाउ कंपनी किससे शुरू होती है? शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स किए जाते हैं, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? शेयर्स। दो प्रकार के शेयर्स कंपनी इश्यू करती है, कौन कौन से? इक्विटी और प्रेफरेंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इक्विटी शेयर्स क्या होता है। इसका डिफाइन बड़े अजीब तरीके से किया गया है, क्योंकि दो ही प्रकार के शेयर्स है, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो इन लोगों ने बोला है इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जो प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल इक्विटी शेयर्स का तुमको दो चीज सबसे मेन समझना पड़ेगा कि रिटर्न्स में क्या दिया जाता है इक्विटी शेयर को? डिविडेंड, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी दोनों शेयर्स है तो दोनों को डिविडेंड मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड एट अ फिक्स रेट मिलेगा और लास्ट में डिविडेंड किसको मिलेगा? इक्विटी को मिलेगा, ठीक है ना। सो कंपनी जब डिविडेंड देती है तो पहले प्रेफरेंस को देगी जो कि फिक्स रेट में होगा, आखिर में इक्विटी को देगी जो कि फ्लक्चुएटिंग में होगा, ठीक है। और जब कंपनी बंद हो जाती है तो पहले पैसा किसको दिया लौटाया जाता है? प्रेफरेंस शेयर्स को। इस लौटाने को रिडेम्पशन बोलते हैं। सो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा, आखिर में इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। सो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जो प्रेफरेंस नहीं है, और प्रेफरेंस शेयर्स वो है जिनको प्रेफरेंशियल मतलब प्रायोरिटी, दो चीज में प्रायोरिटी है। कौन सा? डिविडेंड पहले दिया जाएगा इक्विटी से पहले, और जब कंपनी बंद होगी तो लास्ट में पैसा किसको दिया जाएगा? इक्विटी को। पहले प्रेफरेंस को लौटाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी बंद हो चुकी है, मुझे ₹1,50,000 मिला है, पहला ₹1,00,000 मैं तुमको लौटाऊंगा प्रेफरेंस को, मेरे पास सिर्फ 50,000 बचा है तो तुमको ₹50,000 ही दे पाऊंगा इक्विटी को, हाफ हाफ नहीं होगा। पहले पूरा प्रेफरेंस को देना पड़ेगा ₹1,00,000, फिर जो बचा वो इक्विटी शेयर को दिया जाएगा। कायदे से तुम पहले प्रेफरेंस को और आखिर में इक्विटी को दोगे, ठीक है ना। नाउ पॉइंट नंबर 2, ऑल्सो नोन एज इक्विटी शेयर का एक और नाम क्या है? ऑर्डिनरी कैपिटल या रिस्क कैपिटल या वेंचर कैपिटल। रिस्क क्यों? क्योंकि ऐसा भी हुआ है जो किंगफिशर एयरलाइंस का शेयर है ₹900 का, वो शायद 1-2 रुपए में आ गया, ऐसा भी केस होता है। और ऐसे भी केस होते हैं, क्रॉम्पटन ग्रीव्स ₹10 का था, 450 में चला गया। तुम जबरदस्त प्रॉफिट कर सकते हो और जबरदस्त लॉस भी। तो रिस्क कैपिटल है, ठीक है ना। क्योंकि एक तो तुमको डिविडेंड का ठिकाना नहीं, कभी कम कभी ज्यादा, मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का एक तो डिविडेंड फिक्स्ड है और मार्केट शेयर्स भी मार्केट वैल्यू बहुत कम ऊपर नीचे होता है। सो प्रेफरेंस शेयर्स को सेफ कैपिटल बोलेंगे या स्टेबल कैपिटल बोलेंगे, क्योंकि ₹100 है तो मार्केट शेयर 101 या 99 में ही मूवमेंट करेगा, ठीक है। तीसरा, फेस वैल्यू। इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू बहुत कम रहता है, ₹1 या ₹10। ये हालांकि इतना वैलिड पॉइंट नहीं है, इतना मेन पॉइंट नहीं है, फिर भी तुम लिख सकते हो। हर एक शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, जैसे कि ₹10 और इश्यू ₹15 में क्या, तो ऊपर का ₹5 का प्रीमियम बोलते हैं, वो तुमको इसके बाद वाले चैप्टर में हम सिखाएंगे। सिर्फ ऐसे कर सकते हैं, कोई भी इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू नॉर्मली कम रहता है, 1 या ₹10। प्रेफरेंस शेयर का बेस वैल्यू या फेस वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा रहता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा क्वांटिटी ऑफ शेयर्स में फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम। नाउ इक्विटी शेयर्स का पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म ही नहीं है, परमानेंट है। कंपनी कब लौटाएगी? जब कंपनी बंद हो जाएगी। तो बीच में एक कंसेप्ट है बायबैक। यदि मेरे पास 5 लाख का शेयर्स है और मैंने नफा अच्छा किया तो ₹1,00,000 पब्लिक से खरीद के मैं शेयर कैपिटल कम कर सकता हूँ, बट रेयर केस में बायबैक होता है। सो इक्विटी शेयर बहुत लंबे समय के लिए रहता है। तुम देखोगे कंपनी कुछ 100 साल पुराने हैं। फोर्ड 1903 को शुरू हुई थी, फिएट 1901 को। सो ये सब 100-150 साल पुराने कंपनीज है। सो इक्विटी शेयर का कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, पीरियड ऑफ टाइम। प्रेफरेंस शेयर्स का मीडियम और लॉन्ग टर्म। लेकिन एक फर्क ऐसा है कि प्रेफरेंस शेयर्स
ज्यादा से ज्यादा 20 ईयर्स तक इश्यू कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये जो 20 ईयर्स है, जो जो प्रेफरेंस शेयर्स का तुमको लौटाना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर्स का आज जो मुझे पैसा मिला है वो मुझे कंपलसरी कितने टाइम के अंदर लौटाना पड़ेगा? 20 ईयर्स के अंदर। सो उससे ज्यादा मैं इश्यू नहीं कर सकता कायदे से। आज 2022 है तो 2042 के अंदर मुझे लौटाना ही होगा, उससे ज्यादा मैं इश्यू कायदे से नहीं कर सकता। इक्विटी शेयर 3042 को लौटाओ, लेकिन 120 साल तुमने नफा करना चाहिए टिकने के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिया है? पीरियड ऑफ टाइम, मीडियम और लॉन्ग टर्म, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टर्स क्या है? रिस्क बेरिंग। जो इक्विटी शेयर में रिस्क लेने के लिए तैयार है वो खरीदता है। जो स्टेबिलिटी चाहता है वो कभी इक्विटी शेयर में नहीं इन्वेस्ट करेगा। रिटायर्ड लोग, क्योंकि मैंने बताया किंगफिशर एयरलाइंस या रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी ग्रुप 450-500 रुपए का था, 2-5 रुपए में आ गया। सो एक झटके में या कुछ दिन में आदमी बर्बाद हो सकता है इक्विटी शेयर में। तो जो रिस्क लेना चाहते हैं, जिनको कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, वो लोग रिस्क लेते हैं इक्विटी, कुछ अच्छे कंपनीज में डाल सकते हैं पैसा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जो खरीदते हैं वो कैसे टाइप के इन्वेस्टर होंगे? कॉशियस। वो लोग सेफ्टी, क्योंकि भाई डिविडेंड 10% मिल रहा है, फिक्स रेट चलेगा, और इक्विटी से पहले पैसा मिलेगा, मार्केट प्राइस भी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। पूरा मेंटालिटी का है ना। तुमने देखा होगा कुछ यंगस्टर्स बहुत रिस्क लेते हैं, कुछ यंगस्टर्स सेफ खेलते हैं। सो डिपेंड करता है तुम्हारा मानसिकता क्या है। तुम्हारा रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है तो तुम इक्विटी में इन्वेस्ट करो। तुम्हारा माइंड यदि सेफ लेना चाहता है तो तुम प्रेफरेंस शेयर्स में जाओ। वो तुम पर है, तुम कौन से टाइप के शेयर्स इश्यू करना चाहते हो, रिस्क टाइप का या तुम स्टेबल चाहते हो। स्टेबिलिटी चाहते हो तो इक्विटी में मत जाओ, प्रेफरेंस में जाओ। रिस्क चाहते हो तो गो फॉर इक्विटी। और तुमको बहुत शौक है रिस्क से खेलना तो बिटकॉइन में जाओ। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वो सबसे ज्यादा रिस्क है आज के टाइम। फिर रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है। जैसे मैंने बताया, कभी 0 होगा, कभी 10 होगा, कभी 20 होगा, कभी 80% भी होगा। सो इक्विटी शेयर पे डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है, इट कैन बी वेरी लो और वेरी हाई आल्सो, फ्लक्चुएटिंग। जबकि प्रेफरेंस का डिविडेंड क्या होगा? फिक्स्ड। 10-12% रहेगा तो हर साल उतना ही रहेगा, स्टेबल और फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। टाइप्स, इक्विटी शेयर के दो प्रकार है, इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल राइट्स। तुमने टाटा मोटर्स का नाम सुना है? टाटा मोटर्स, उसके शेयर्स दो प्रकार के हैं, एक इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में वो लोग जो कंपनी के मीटिंग्स होते हैं ना, एनुअल जनरल मीटिंग, वो अटेंड नहीं कर सकते। और नॉर्मल जो इक्विटी शेयर है वो वोटिंग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। सो इक्विटी शेयर के सिर्फ दो प्रकार है। एक ऐसा प्रकार है तुमने शेयर्स खरीदा, तुम मीटिंग अटेंड नहीं करोगे। मेजॉरिटी कंपनी ये शेयर इशू नहीं करती। मेजॉरिटी इक्विटी शेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें तुम मीटिंग अटेंड कर पाओगे। सो चेक कर लेने का ब्रैकेट में डीवीआर दिया है कि नहीं, और डीवीआर का प्राइस, यदि टाटा मोटर्स का दाम 400 चल रहा होगा तो डीवीआर का 150-200 चल रहा होगा, डीवीआर का दाम कम रहता है, मतलब नॉन मीटिंग अटेंडिंग वाले जो शेयर्स। और तुमको पहचानने की भी जरूरत नहीं। यदि 6000 कंपनी लिस्टेड है शेयर बाजार में, तो उसमें 5-10 कंपनी ही डीवीआर के मुझे दिखते हैं, बाकी मेजरली नॉर्मल इक्विटी शेयर रहते हैं जो हटके हैं। मतलब टाटा मोटर्स के दो टाइप्स ऑफ इक्विटी है, एक टाटा मोटर्स नॉर्मल और एक टाटा मोटर्स डीवीआर। तो तुम चेक कर लेना कौन सा टाइप का तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। प्रेफरेंस शेयर्स में 8 प्रकार है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ऐसे 8 प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो है वो मैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में डिस्कस करूंगा, ठीक है। नाउ प्रेफरेंस इन डिविडेंड। नाउ जब भी कंपनी प्रॉफिट करती है वो नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा किसको जाएगा? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में, ठीक है। सपोजिटली कंपनी ने 25,000 रुपए का नफा किया, पहले डिविडेंड 25,000 में से डिविडेंड किसको जाएगा? प्रेफरेंस को, से 15,000 दे दिया, बाकी 10,000 बचा, उसमें से 6,000 इक्विटी को दिया, बाकी 4,000 रिजर्व में जाएगा। सो डिविडेंड सबसे पहले किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस को। फिर प्रॉफिट बचा तो इक्विटी को दिया जाएगा, वरना इक्विटी को डिविडेंड नहीं मिलेगा। लॉजिक समझ में आया?
प्रायोरिटी इज ऑलवेज प्रेफरेंस शेयर्स, एंड में इक्विटी। अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर फिर तो एनी टाइम प्रेफरेंस शेयर्स अच्छा, सब कुछ पहले। अब देखो पॉइंट जो शुरू होते हैं वो थोड़े इक्विटी को फेवर करेंगे, वोटिंग राइट्स। अभी जो कंपनी की मीटिंग्स होते हैं, दो होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, दो ही जनरल मीटिंग होते हैं। इन मीटिंग में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स अटेंड कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अटेंड नहीं कर सकते और वोट नहीं कर सकते। समझ में आया? अब प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड में प्रायोरिटी है और बंद होने के बाद पहले पैसा लौटाया जाता है, लेकिन बहुत केस में नुकसान भी है। अब देखो राइट्स शेयर्स, राइट्स शेयर्स क्या होता है? तुमने मुझे इक्विटी का ₹1,00,000 दिया, प्रेफरेंस का ₹1,00,000 दिया, अब मुझे और ₹1,00,000 की जरूरत है, ठीक है? तो मैं मार्केट में जाने के बजाय एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोलूंगा, क्या तुम और ₹1,00,000 खरीदना चाहते हो? समझ में आ रहा है? नया इक्विटी इश्यू ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट्स इश्यू नहीं ऑफर किया जा सकता। कभी भी राइट्स इश्यू आया तो खरीदने का, क्यों? क्योंकि अब जैसे रिलायंस का मुझे जहां तक याद आ रहा है, राइट्स इश्यू उसका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ₹1,100 था। उनको और पैसों की जरूरत थी क्योंकि उन लोगों को जियो के लिए जो 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है वो लौटाना था। तो उन्होंने आई थिंक 1100 का शेयर ₹950 में राइट्स इश्यू दिया। तो तुम 950 में खरीदो, बाद में बेच दो 1100 में। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो राइट्स इश्यू टाटा स्टील ने बहुत साल पहले किया था, तभी तो ₹600 का दाम था और उन्होंने ₹350 में कुछ तो राइट्स इश्यू लाया था। तुमको कंपनी एक प्रकार का एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को सस्ते में वही इक्विटी शेयर ऑफर कर रही है और खरीदने के लिए। जैसे तुमने 2 रजिस्टर खरीदे ₹100 के और 2 रजिस्टर ऑफर किए जा रहे हैं ₹80 के, तुम 2 रजिस्टर ₹80 के खरीद के 100 में बेच दो ना। तो ये राइट्स शेयर सिर्फ इक्विटी को ऑफर होता है, प्रेफरेंस शेयर्स को ऑफर नहीं हो सकता, ठीक है? उसके बाद बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स भी एक प्रकार का फ्री शेयर्स है। नाउ फ्री शेयर्स लेट अस अंडरस्टैंड, कंपनी डिविडेंड इंडिया में सिर्फ 2 प्रकार से दे सकती है, एक तो कैश मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर और दूसरा फुकट के शेयर्स, बाय वन गेट वन फ्री, सुना है ना? अभी हीरो कंपनी है तो ऐसा नहीं बोल सकते शेयर होल्डर को ले बाइक ले एंजॉय कर डिविडेंड, द आंसर इज नो, वो लीगली तुम नहीं दे सकते। सिर्फ या तो ऑनलाइन ट्रांसफर जो कि कैश है, या तो फुकट के शेयर्स, फुकट के शेयर्स को बोनस शेयर्स बोलते हैं। सो बोनस शेयर्स सिर्फ इक्विटी को दिए जा सकते हैं, प्रेफरेंस को नहीं। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को बोनस मिलते हैं। बीच में कर्नाटका बैंक ने दिया था 2:5, मतलब 5 शेयर पे 2 शेयर फ्री, और तुम सोचो 1:1 दिया, तुम्हारे पास 1000 शेयर एक झटके में 2000 हो गए। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो बोनस शेयर्स से भी तुमको बहुत फायदा होता है। परमानेंट, कौन सा परमानेंट है? इक्विटी शेयर्स। कौन सा परमानेंट नहीं है? प्रेफरेंस। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको लौटाना पड़ता है कायदे से कंपल्सरी। कितने साल के अंदर? 20 साल के अंदर। क्या 20 साल से ज्यादा इश्यू कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नहीं। क्या पहले लौटता है? यस। कब? 1988 से पहले, तभी कंपनी इश्यू कर सकती थी। हाँ, तुम एक दिमाग लगा सकते हो, मैंने तुमसे ₹1,00,000 लिया, 2042 को तुमको किसी और को प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करूंगा, ₹1,00,000 लूंगा और तुमको लौटाऊंगा। क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली यस, ये सारा पॉसिबल है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स परमानेंट नहीं है। कन्वर्जन, इक्विटी शेयर्स क्या कन्वर्ट होगा इनटू प्रेफरेंस? कभी नहीं। क्या प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होगा इनटू इक्विटी? यस, यदि कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो। तुम जब शेयर्स खरीदते हो तो पहले चेक करो क्या वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है। इफ यस, तो फिर तुम खरीद सकते हो। वो 2 से 3 साल बाद तुम चाहो तो तुम प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी में कन्वर्ट हो जाओगे। यदि नॉन कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट नहीं। तो कैसे पहचानने का? खरीदते समय तुम गाड़ी का मैनुअल तो खरीद देखते हो ना। ये तो पता चला गाड़ी खरीद ला 20 का माइलेज दी, तुमको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ये तो जिंदगी का क्या हो गया? तो पहले देखोगे 50-60 का माइलेज देती तो खरीदोगे। तो जब प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो तो पहले चेक करो कन्वर्टेबल है कि नॉन कन्वर्टेबल है, ठीक है? रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है? इक्विटी में। क्यों? क्योंकि डिविडेंड भी आखिर में, कंपनी बंद हो गई पैसा तो भी आखिर में। प्रेफरेंस में रिस्क कम है, क्यों? डिविडेंड भी पहले और कंपनी बंद हो जाए तो पैसा भी पहले, रिटर्न ऑफ कैपिटल। सो इक्विटी शेयर्स में लाइफ टाइम तुमको पैसा वापस से मिलेगा। तुमको वापस चाहिए पैसा तो शेयर बाजार में बेचो तुम्हारे शेयर्स। यदि मैंने तुमसे ₹1,00,000 लिया, मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। तुमको चाहिए शेयर बाजार में जाओ, बेचो और पैसा अपना वापस लो।
प्रेफरेंस शेयर्स को वैसे भी लौटाया जाएगा कितने टाइम के अंदर, 20 साल के अंदर। तो जो रिटर्न है प्रेफरेंस शेयर्स को वापस मिलता है, इक्विटी को नहीं मिलता है। यदि तुमको इक्विटी शेयर होल्डर नहीं रहना है तो तुम शेयर बाजार में बेचो, कंपनी तुमको लौटाएगी नहीं। सॉरी नहीं, इक्विटी का 20 साल का टाइम फ्रेम है ही नहीं कायदे से। प्रेफरेंस का इश्यू कर ही नहीं सकती कंपनी, लेकर अरेस्ट हो जाएंगे डायरेक्टर्स। जो कायदा है वो तो फॉलो करना ही ना, और कायदा नहीं लौटाना तो है ही। वही वैसे कोई तरीका क्या बोला, लॉस में चल रही है पर तुम लॉस, वो कंपनी का प्रॉब्लम है, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स क्यों सफर करे, उसको एक्सटेंशन नहीं करते आता, कायदे से तो एक्सटेंशन नहीं दे सकता। मुझे एक तरीका करना पड़ेगा, इन लोग को लाख रुपए देना है तो किसी और को नया प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो, उनसे लाख, इसकी टोपी उसके सर करना पड़ेगा, लेकिन एक्सटेंशन नहीं है पॉसिबल, कोई चांस नहीं। एक पब्लिक डिपॉजिट्स करके एक कर्जा है जो मैं सिखाऊंगा 3 साल के लिए, उसको भी एक्सटेंशन 3 साल का मतलब 3 साल के अंदर ही लौटाना पड़ता है। तो सब कायदे जो है वो तो है ही, तुम एक्सटेंशन नहीं कर पाओगे, प्रेफरेंस शेयर्स का कोई एक्सटेंशन का कायदे में नहीं दिया हुआ, 20 का 21, 22 नॉट पॉसिबल। और 6 महीने पहले ही इनको लेटर जाएगा, भाई लौटाने की तारीख है, रिटर्न में पैसा तुमको दिया जाए, पहले से तैयारी करना पड़ता है, उसके भी रिजर्व में बाजू में रखना, सब कायदे है, नहीं कर सकते एक्सप्लोर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल एप्रिसिएशन। एक स्टोरी में तुमको बताता हूं। एक आदमी था, उसने जी बिजनेस वालों को फोन किया, उसके पास एमआरएफ के कुछ 20,000 शेयर थे, जो न्यूज मैंने शायद बताया भी है और फेमस भी है बहुत बिजनेस सर्कल्स में, कि उसको कुछ पैसों की जरूरत थी। तो उसने बोला कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कि कितना आएगा। सामने वाले सब शॉक में चले गए, क्योंकि इसका शेयर का वैल्यू करीबन 200 करोड़ रुपए था। 200 करोड़ रुपए का एमआरएफ का शेयर का दाम बीच में 70-80 हजार था, अभी चेक करना पड़ेगा कितना है, सब 55-60 तो होगा ही। तो तुमने, यदि ऐसे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आते हैं, तुमने इन्फोसिस में कुछ 25-30 साल पहले 10 लाख लगाए होते, आज तुम्हारे पास वो कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए का वैल्यू होता है, तुमने बेचा नहीं होता। समझ में आ रहा है? सो कैपिटल एप्रिसिएशन शेयर बाजार में, अब क्रॉम्पटन ग्रूव्स ले लो, तुमने क्रॉम्पटन ग्रूव्स में 2 साल पहले 10 लाख रुपए लगाए होते, 2 साल पहले, आज उसकी वैल्यू होती 5 करोड़ रुपया, 450-500 रुपया हो गया। लेकिन ये बोलते हैं ना, लक भी फैक्टर होता है। सो कैपिटल एप्रिसिएशन भी तुम सोचो, 10 लाख रुपए का 4.5 से 5 करोड़ रुपया हो गया होता, लेकिन वो नसीब की भी बात है। शेयर बाजार में इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, प्रेफरेंस शेयर्स का लगभग नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को पता है रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है, रिटर्न पहले होना है, सो उनका बहुत कम फ्लक्चुएट होता है। सो कैपिटल एप्रिसिएशन प्रेफरेंस शेयर्स का ज्यादा नहीं होता। मैनेजमेंट, इक्विटी शेयर्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, एंड देयरफॉर मैनेज कर सकते हैं कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब कि क्या प्रेफरेंस शेयर्स के कोई मीटिंग नहीं होते? द आंसर इज यस। यदि प्रेफरेंस शेयर्स के तुम डिविडेंड रेट बदल रहे हो या कोई टर्म्स एंड कंडीशन बदल रहे हो, तो एक क्लास मीटिंग करके वो बुलाना पड़ता है, उसमें तुम सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स को बुलाओगे। नॉर्मल जो मीटिंग होता है शेयर होल्डर्स का, वो एनुअल जनरल मीटिंग, जो अभी सितंबर में सबके शुरू हो जाएंगे होना, अगस्त सितंबर, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो इमरजेंसी में बुलाया जाता है। ये दोनों मीटिंग में सिर्फ इक्विटी अटेंड कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर अटेंड और वोट नहीं कर सकते। अटेंड ही नहीं कर सकते तो वोट का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, लेकिन सर अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। एजीएम और ईजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है। दे कैन नॉट अटेंड, कैन नॉट वोट। क्लास मीटिंग, प्रॉक्सी तो कहा जा रहा है बेटा, प्रॉक्सी नहीं, तू कंफ्यूज कर रहा है, प्रॉक्सी तू पूरे तरीके से कंफ्यूज कर रहा है। सपोजिटली तू इक्विटी शेयर होल्डर है, तू मीटिंग में नहीं जा पा रहा है, तो तू किसी और को भेजता है, चलेगा, लेकिन तू पहले शेयर होल्डर होना चाहिए, तभी तो तू प्रॉक्सी को भेजेगा, नकली थोड़ी चलता है।
अरे भाई, मैंने एक एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड किया था अशोका बिल्डकॉन का एक्सप्रेस इन होटल में। तुम जाते हो, बाहर लोग बैठे रहते कंप्यूटर में, तुम्हारा पहले नाम और शेयर सब लिस्ट रहता है उनके पास, पहले चेक करते हैं, तुम साइन करते हो, फिर अंदर जाने को मिलता है। ऐसे थोड़ी अंदर घुस जाएगा मीटिंग में, पूरा बाकायदा चेकिंग होता है। क्योंकि उसके बाद लंच ये सब कंपनी खर्चा करती है लाखों करोड़ों रुपए मीटिंग के लिए। अभी तो खैर ऑनलाइन होते हैं, बहुत सारे जूम में होते हैं मीटिंग्स, लेकिन जब होता था कोविड से पहले बाकायदा रिलायंस तो पूरा स्टेडियम को भाड़े पे लेता था, क्योंकि उसके 30 लाख शेयर होल्डर्स है। तो ऐसा प्रॉक्सी नहीं घुस सकता पहले सब। और प्रॉक्सी घुसने से पहले 48 घंटे पहले तुझे प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरा दोस्त आ रहा है, फिर कंपनी चेक करेगी तेरे शेयर्स, प्रॉक्सी फॉर्म, ये सब कायदे हैं। और वो मीटिंग में बोल नहीं सकता, उसको सिर्फ पोल में अलाउड है। तो प्रॉक्सी ऐसे ही नहीं घुस सकता मीटिंग, दोनों में अलाउड होता है, लेकिन मीटिंग्स अलग है। इक्विटी शेयर होल्डर्स एजीएम और ईजीएम में प्रॉक्सी भेजेंगे, प्रेफरेंस शेयर जो प्रेफरेंस के क्लास मीटिंग है उसमें प्रॉक्सी भेजेंगे, खुद नहीं जा पा रहे। तू प्रेफरेंस का शेयर होल्डर इक्विटी में प्रॉक्सी तू कर रहा है कंफ्यूज, द आंसर इज नो। मीटिंग अलग है ना, तेरा सब्जेक्ट एसपी है, मैथ्स नहीं है, तो मैथ्स में कैसे जाकर बैठेगा, तुझे समझेगा ही नहीं, अलाउड ही नहीं करेंगे। यदि बाहर चेकिंग होता है तो तू अंदर नहीं आ पाएगा। दोनों शेयर्स अलग है ना बेटा, शेयर्स अलग है और उसके एक्सप्रेशन अलग है। तू कार में बैठता है, टू व्हीलर में बैठता है, फर्क है, दोनों अलग प्रकार के शेयर्स है। कंपनी को पैसा मिला है, लेकिन दोनों का एप्लीकेशन अलग है। प्रेफरेंस शेयर पार्शियल मालिक है, पूरे मालिक नहीं है, क्योंकि वो लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन तेरे को बैंक डिपॉजिट से ज्यादा पैसा प्रेफरेंस शेयर्स देंगे। तो तेरा जो सवाल है उल्टा, प्रेफरेंस का मालिक है तो अटेंड नहीं, क्लियर कट तेरे को पहले से इंस्ट्रक्शन दिया है। तूने एसपी लिया तो मैथ्स के लेक्चर नहीं कर सकता, फिर तू कैसे अटेंड करेगा। दोनों शेयर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, तू मर्ज नहीं कर सकता। हाँ, तेरा कुछ क्वेश्चन है, बोल। नहीं बेटा, तेरे पास एक शेयर है तो तू प्रॉक्सी भेज सकती है, तू शेयर ही को भेज सकती है कि भाई तू जा मेरे नाम पे मीटिंग अटेंड कर, लेकिन उसको वोटिंग सिर्फ एक शेयर का हिसाब से ही मिलेगा। प्रॉक्सी जा सकता है, बट तेरे पास एक शेयर हो या 10,000 हो, जो प्रॉक्सी जाएगा, जितने शेयर, यदि वोटिंग बाय पोल होता है, तेरे पास 100 शेयर है तो वो 100 शेयर में ही वोट कर पाएंगे, और तू दोनों साथ में नहीं जाओगे। तू जा रही तो वो कैंसिल हो जाएगी, नहीं तो दोनों बस खाना खा के आएंगे, नॉट पॉसिबल। हाँ, कुछ और क्वेश्चन है? पूछो पूछो, अभी मौका मिल रहा है, स्टिल भी चलेगा मुझे। Companies Act 2013 does not allow the proxy to speak in the meeting. लिख के भेज सकता है, स्वीकारा जाए तो चलेगा, proxy cannot speak in the meeting. No, proxy can only vote. Voting में भी अलग अलग प्रकार है, show of hands, voice or division method, ballot, और सिर्फ पोल। एक ही जगह पे वोट कर सकते हैं, बाकी जगह वो बोल भी नहीं सकता और वोटिंग भी नहीं कर सकता। पोल छोड़ के जो बैलेट बॉक्स आता है ना, उसमें कर सकता है। लिख के चेयरमैन को जाएगा, जो वहां पे मीटिंग का, हर एक मीटिंग का एक हेड रहता है चेयरमैन, उसको लिख के भेजेगा। उसके बाद मीटिंग में बेटा बहुत समय बाद होता है, 6-8 महीने। एक बार एजीएम हो गया ना सितंबर, डायरेक्टली अगला। मैंने जब अटेंड किया था, अभी मुझे याद भी नहीं है ज्यादातर उसमें क्या डिस्कस हुआ था, कोई ऐसे कंटिन्यू नहीं रहता क्वेश्चन। वो फिर लोग नए मीटिंग में नए डेवलपमेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से बोलते हैं। और प्रॉक्सी का संबंध ही नहीं, तुम जो प्रॉक्सी बोल रहे हो ना, वो सिर्फ तू नहीं जा पा रहा है और तू चाहता है वोट करे, इसलिए प्रॉक्सी को भेज रहे हो। उसके अलावा प्रॉक्सी का कोई काम नहीं अदर देन वोटिंग। प्रॉक्सी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ वोट करने के लिए भेजा जा रहा है। ना वो बोल सकता है मीटिंग में, ना वो नॉर्मल वोटिंग में जैसे हाथ ऊपर करो उसमें भी नहीं वोट कर सकता। वो सिर्फ जो पर्चियां देते ना कागज, उसमें बोल सकता है हाँ 100 शेयर मैंने इसको दी, बाकी जगह वो वोट भी नहीं कर सकता। शो ऑफ हैंड कायदा अलाउड ही नहीं करता, शो ऑफ हैंड नहीं, डिवीजन नहीं, नॉट पॉसिबल। यस और नो भी नहीं। अब तुम बोलोगे कैसे पता चलता है? जब वो मीटिंग था अशोका बिल्डकॉन, तो उन्होंने पहले से अनाउंस किया कि इन दिस मीटिंग देयर आर 13 प्रॉक्सी एंड देयरफॉर वी आर कंडक्टिंग पोल। जो पर्चिया रहता है ना, तो उन्होंने शो ऑफ हैंड्स रखा ही नहीं, जबकि कंपनीज एक्ट बोलता है पहले शो ऑफ हैंड्स रखो। अब शो ऑफ हैंड्स में
वो लोग को कैसे पता चलेगा? पोल सब लोग टेबल में मस्त बैठे रहते हैं, मस्त जो स्टार्टर आते हैं पनीर वनीर खाते रहते हैं, उनको नहीं पता पड़ेगा कौन कहाँ बैठा है। इसलिए शो पॉइंट लिया ही नहीं उन्होंने, डायरेक्टली पोल, क्योंकि उस समय पोल जो प्रॉक्सी है वो हाँ बोल सकता था। कैसे पता चलेगा प्रॉक्सी है? तुम जब अलग जाते हो प्रॉक्सी के लिए अलग जगह नहीं रहता, राउंड टेबल रहते हैं और तुम्हारा पनीर वनीर चालू रहता है, तुम खाते रहते हो मस्त। हाँ लेकिन जब तू जो जहाँ पे चेयरमैन स्पीच देने वाला है, अब जैसे क्लासरूम है, कौन से मैथ्स के कौन से एसपी के मुझे कैसे पता चलेगा यदि बहुत सारा क्राउड है तो इसलिए फिर वो लोग शो ऑफ हैंड नहीं कंडक्ट करते, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं होता और प्रॉक्सी को सेपरेट नहीं करते कि भाई तू प्रॉक्सी बाजू में बैठ, नहीं, उसमें कोई सेपरेशन नहीं था। इनफैक्ट मुझे भी पता नहीं था कौन प्रॉक्सी है। और बाय द वे मेरी एक स्टूडेंट थी वहां पे जो कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स मतलब टीचर थी सीएस में, उसने कुछ प्रॉक्सी लाए थे सिखाने के लिए बच्चों को। वो शायद शेयर होल्डर होगी, 4-5 उसके प्रॉक्सीज, उसने किसी और के शेयर्स का कुछ तो प्रॉक्सी उसने बोला था कि 4-5 प्रॉक्सीज, हो सकता है उसके किसी फ्रेंड के शेयर्स होंगे तो उसने बोल दिया होगा तू आज आके अटेंड कर। लेकिन आइडेंटिफाई नहीं होता है कौन कहाँ बैठा है कौन सा। तुम प्रॉक्सी के पीछे बहुत पड़ गए, प्रॉक्सी का रिलेवेंस लगभग कुछ भी नहीं है। आगे बढ़े। सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट के बाद दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, प्रेफरेंशियर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट। वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो जाएगी तो लास्ट में पैसा किसको दिया जाएगा? इक्विटी को। और सेकेंड लास्ट प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में ये 18 पॉइंट्स? ये 18 पॉइंट्स तुम फीचर्स के लिए भी यूज करोगे, इक्विटी के, प्रेफरेंस के भी और डिस्टिंग्विश भी। और अभी मैं तुमको एक ऐसा आइडिया बता रहा हूं, ये टाइप्स तुम एग्जाम में चार्ट के तौर पर लिखोगे। ये कितने पॉइंट्स हैं? 18 पॉइंट्स। अब तुम देखो इसको लर्न कैसे करना है, मैं तुमको तुम्हारे सामने बता रहा हूं। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? डॉली ब्यूटी पार्लर का मैंने एक स्टोरी बनाया है जिसमें तुम्हारे सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। हाँ अब पूछ, क्या सवाल है तेरा? स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड होते हैं या बायर्स 99.99% दोज आर इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में कोई इंटरेस्ट लेता ही नहीं, क्योंकि 100 रुपए का 102 105 ही होगा। क्यों नहीं? तुझे सिर्फ डालना है इक्विटी टाटा मोटर्स डीवीआर, तुझे चूज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाटा मोटर्स डीवीआर डालेगी तो स्क्रीन में आ जाएगा, फिर पाएगा। और तेरे को नॉर्मल टाटा मोटर्स खरीदना है तो टाटा मोटर्स विदाउट डीवीआर होगा, तेरे को क्लिक करना है बटन पे, बस वो है। तेरे को चॉइस सब शेयर्स का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं पॉसिबल है, लीगली तो कन्वर्ट नहीं कर सकता इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस में, कायदा ही अलाउड नहीं करता। तो तेरे पास एक ऑप्शन है, इक्विटी शेयर बेच दे शेयर बाजार में, पैसा आया फिर प्रेफरेंस करे। कंपनी कन्वर्ट नहीं करेगी, चाहेगी भी तो नहीं कर सकती, बिकॉज यू कैन नॉट लीगली कन्वर्ट इक्विटी इनटू प्रेफरेंस, बट यू कैन कन्वर्ट प्रेफरेंस इनटू इक्विटी। बहुत बड़ा फर्क है भाई। इक्विटी शेयर में मैं क्रॉम्पटन ग्रूव्स में 10 रुपए से डायरेक्टली 10 लाख का 4.5 करोड़ बनाया, प्रेफरेंस शेयर में 10 लाख का 11 लाख 12 लाख ही होगा ज्यादा से ज्यादा। फर्क है ना। मैं आज मीटिंग अटेंड कर पा रहा हूँ, मैं प्रेफरेंस में कन्वर्ट होगा तो मेरा मीटिंग अटेंड करना बंद हो जाएगा, वोटिंग करना बंद हो जाएगा, सब प्रकार से नुकसान ही है। ना मुझे राइट शेयर मिलेगा ना बोनस शेयर मिलेगा। ना कम पैसे नहीं, मेंटालिटी और माइंडसेट की बात है। रिटायर्ड लोग इक्विटी में पैसा कम डालते हैं, वो लोग चाहते हैं उनका जिंदगी सिक्योर्ड रहे, तो वो लोग प्रेफरेंस में डालते हैं। क्योंकि यदि आज का बैंक एफडी पे क्या ब्याज देता है? 3% 4%, प्रेफरेंस में 7-8% रहेगा कम से कम, तो एफडी से ज्यादा मिलता है ना प्रेफरेंस शेयर में, तो रिटायर्ड लोग उसमें प्रेफर करते हैं। यंगस्टर्स लोग तो एक कण प्रेफरेंस में पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि यंगस्टर तुम तैयार हो रिस्क लेने के लिए। यंगस्टर्स, यदि तुम मेरे को 1 लाख यंगस्टर दिखाएगी, शायद एक मिलेगा उसमें से जो पैसा डाल रहा होगा, सब इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, प्रेफरेंस में कोई नहीं। मैंने भी जिंदगी में नहीं लगाया, प्रेफरेंस में कोई लगाता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 100 का 101 102 होगा और डिविडेंड भी 10 रुपए मिलेगा साल का, जबकि मुझे इक्विटी में 100 का 80 भी मिल सकता है एक साल में। तो प्रेफरेंस में इंटरेस्ट मार्केट में नहीं है। प्रेफरेंस कम हो गए तो
हाँ कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, कंपनी को पैसा मिल गया, शेयर बाजार में कम ज्यादा होते रहे भले। नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को पैसा मिल गया है, रेट ऑफ डिविडेंड और ये सब में फर्क पड़ता है, लेकिन अदर देन दैट कंपनी को इनिशियल जो पैसा चाहिए था वो मिल गया। अब एक और कंसेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में बताऊंगा, तो ये लेक्चर इसमें नहीं है, डिबेंच और तो कुछ सिलेबस में भी नहीं है डेप्थ में। एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट है। अब मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ज्यादा डिटेल बताने जाऊंगा तो मेरा ये कम से कम 3 घंटे का लेक्चर होगा। क्या होता है, मेरे पास 100 इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, कंपनी के 200 है, मैं कितना वोटिंग ताकत रखता हूँ, 50%। 200 में से 100 हुए, कितना, 50% ना। अब जब भी मीटिंग होगा मैं खुद को डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा, तुम 50 की 50 बना कर दो, मैं खुद को वोट करके जिता दूंगा। अब मैंने और नवे 100 इक्विटी शेयर इश्यू के 300, तो मेरा हिस्सा कितना हो गया, 1/3 हुआ ना, 33.33 कम हो गया ना, तो रिस्क मेरा बढ़ गया। बाकी 67 लोग मुझे हकाल सकते हैं, तो मैं इक्विटी के बजाय प्रेफरेंशियल इश्यू करूंगा। लो, प्रेफरेंशियल, पैसा तो मुझे चाहिए, मैंने प्रेफरेंस के थ्रू पैसा लगाया, इक्विटी अभी भी 200 ही है, समझा, कंट्रोल, इसको कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल रखना है तो लोग इक्विटी शेयर बढ़ाते नहीं है, प्रेफरेंशियल या डिबेंचर्स या कर्जा लेते हैं। नंबर ही बढ़ाने इक्विटी शेयर का, तो मेरा तो कंट्रोल अभी भी पूरा है ना। इक्विटी शेयर पहले 200, हाँ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 200 ही था, क्योंकि मैंने नया इक्विटी शेयर इश्यू किया ही नहीं, मैंने नया प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया। अब प्रेफरेंस शेयर मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, वो लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते ना, वोट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर मेरा तब बिगाड़ेंगे जब मीटिंग में आएंगे, मुझे आउट करने का ताकत उनके पास नहीं, लेकिन उसके भी कायदे है भाई। अब मैं और बताने जाऊँ तो डेप्थ हो जाएगा। मैंने उनको 3 साल तक डिविडेंड नहीं दिया, फिर वो सब कायदे लागू हो जाते हैं, फिर वो लोग मोस्टली अलाउड होते। 3 साल तक लगातार डिविडेंड नहीं दिया तो आई थिंक कायदा है कि वो लोग इक्विटी मीटिंग फिर अटेंड करें, लेकिन 3 लगातार साल डिविडेंड नहीं देना चाहिए। जब कंपनी प्रेफरेंस इश्यू करती है तो उतना केयर लेती है कि पैसा बाजू में रखे, और उतना रिजर्व्स भी रखती है जिसके तौर पर कंपनी डिविडेंड में पैसा दे सके, डिविडेंड के तौर पर उतना तो सिक्योरिटी रखती है, क्योंकि प्रेफरेंस का डिविडेंड मिस किया तो बैंड बच जाएगा कंपनी का, शेयर मार्केट में इक्विटी का भी दाम गिरेगा। क्योंकि एक मिनट तू मेरे से पूछ, तेरे को जो भी पूछना है ना बेटा, तू पूरा इंडिया वर्ल्ड का कुछ भी पूछ, मैं तेरे को सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। मैं जस्ट एक एक आंसर बताओ। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, देखो भूल गया मैं, क्या था, मैं कहा था, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है, तो यदि मैं डिविडेंड नहीं दे रहा हूं तो शेयर मार्केट में न्यूज फैलेगा कि प्रेफरेंस को डिविडेंड नहीं दे रहा, मतलब इक्विटी को भी नहीं मिलेगा, तो शेयर मार्केट जोरदार गिरेगा। तो कंपनी रिजर्व्स में पैसे पहले बाजू में कर लेती है, मिस नहीं करती, क्योंकि मिस किया तो इक्विटी का भी असर पड़ता है। हाँ, क्या सवाल था तेरा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पहली बात तो कंपनी का मेन ओनर कोई नहीं है, कंपनी का शेयर होल्डर्स मालिक है। यदि तेरे पास 51% मालिक है तो तू 51% शेयर होल्डर है। कंपनी का मेन मालिक अदर देन ओपीसी, ओपीसी मतलब 1% कंपनी, तो तू अकेला मालिक है। लेकिन बाकी सारे कंपनीज पब्लिक लिमिटेड में तेरे पास जितने शेयर्स है उतना तू मालिक है, मेन मालिक कोई नहीं है, सब शेयर होल्डर्स है। हाँ, तेरा यदि सवाल का मैं उस हिसाब से जवाब दूं तो मुकेश अंबानी owns around 45% of Reliance, 100 शेयर में 45 मुकेश अंबानी का। सो मेजॉरिटी शेयर होल्डर इज मुकेश अंबानी, नॉट द मेन ओनर। मेन ओनर तो 100 शेयर होल्डर है ना, उसके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है 45 शेयर्स का। ये तेरा सवाल था सर, जो मेन कंपनी वो तो मुकेश अंबानी की है ना। मुकेश अंबानी इज हाफ ओनर ऑफ रिलायंस, नॉट फुल ओनर, 45% ओनर ऑफ रिलायंस, बाकी 55% पब्लिक है, गवर्नमेंट, दूसरे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, अलग अलग लोगों ने पैसा लगाया। सो मेन मुकेश अंबानी पूरा ओनर है ही नहीं, 45% ओनर। और बाय द वे, रिलायंस का 19 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन है, तो उसका 45% मतलब 8 लाख करोड़ का मालिक हुआ ना, इसलिए इज द रिचेस्ट मैन इन एशिया एंड द 6th richest person in the world because of shares। और एंटीला तो 8-10 हजार करोड़ का होगा, उसके पास संपत्ति 8 लाख करोड़ की है, तो इसलिए उसको सेम शेयर्स का जो मार्केट वैल्यूएशन है उसके हिसाब से ही इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट। वो तो इन्वेस्टर की बात होगी, मैं तो इक्विटी शेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, इन्वेस्टर के विचार है। तुम जो पूछ रहे हैं ये स्टॉक एक्सचेंज जब चैप्टर लेंगे तब वैलिड होगा। मैं सिर्फ इक्विटी शेयर क्या है, इक्विटी शेयर कहाँ कैसे, वो इन्वेस्टर का लॉजिक है, समझ रहा है, इन्वेस्टर का थिंकिंग कि इक्विटी शेयर में क्यों पैसा लगाना चाहिए, वो स्टॉक एक्सचेंज का और इन्वेस्टमेंट लॉजिक है।
मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के कंपनी जब इश्यू करती है इक्विटी और प्रेफरेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं तुमको, ठीक है। और कोई सवाल तुम्हारे? लाइट चली गई इसलिए मैं भूत दिख रहा हूँ। क्यों नहीं, दोनों भी ले सकता है, तो डिबेंचर भी ले कंपनी के। एक सेकंड में इसको, हाँ अब मैंने अपने आप को गायब कर दिया, आप पूछ। हाँ सॉरी अभी एक प्रेफरेंस है, तो अगर वो ऐसा कर सकता है जब तू शेयर्स खरीदती है कंपनी दोनों एक साथ कैसे इश्यू करेगी, रिडीमेबल और इरिडीमेबल? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो आफ्टर से 2 to 3 years तुझे ऑप्शन दिया जाएगा, वुड यू वांट द एंटायर अमाउंट और यू वांट टू वेदर यू वांट टू बी रिडीम्ड और यू वांट टू स्टे एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो प्रेफरेंस शेयर जब तू खरीदती है तो पहले चेक कर ले क्या वो रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल है तो तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, वो तुझे बोलते हैं ना 20 साल बाद लौटाया जाएगा। तू जो कन्वर्टेबल की बात कर रही थी ना, तू रिडीमेबल की बात कर रही थी, कन्वर्टेबल की बात कर रही थी। देख बेटा, रिडीमेबल में तो तेरे को लौटाना ही है 20 साल के बाद। पहली बात तो तू जो बोल रही है ना, कभी भी प्रेफरेंस शेयर जब खरीदते हैं तुमको सुनने नहीं, रुको तुमको सुनना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर जब इश्यू होता है तो पहले चेक कर लो क्या वो क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव में कौन सा है, क्यूमुलेटिव है यस। रिडीमेबल इरिडीमेबल में कौन सा है, रिडीमेबल है यस। कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल में कौन सा है, कन्वर्टिबल। सो तेरा प्रेफरेंस शेयर होगा क्यूमुलेटिव रिडीमेबल, क्यूमुलेटिव रिडीमेबल और कन्वर्टिबल। सो तू आधा कन्वर्ट कर सकती है इनटू इक्विटी और आधा तुझे पैसा लौटाया जा सकता है यदि उसमें वो क्लॉज हो तो। खरीदते समय तेरे को चेक करना पड़ेगा, बाद में तू नहीं कर सकती। यदि वो नॉन कन्वर्टेबल है तो तू एक भी शेयर कन्वर्ट नहीं कर पाएगी इनटू इक्विटी। तो प्रोस्पेक्टस जो फॉर्म भरते हैं तभी ध्यान से देख लेने का कौन सा टाइप का तेरा ये प्रेफरेंस शेयर्स। और बाय द वे अगले वीडियो में मैं जब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस लूंगा तो क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल इरिडीमेबल, ये सब मैं तुमको बताऊंगा। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग ये भी है 8 प्रकार। हाँ तुम्हारे सवाल? ये अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस में बताऊंगा। सिर्फ फर्क ये है रिडीमेबल में 20 साल के अंदर पैसा लौटाया जाता है और कन्वर्टेबल में प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस इनटू इक्विटी, इक्विटी इनटू प्रेफरेंस कभी नहीं हो सकता। यदि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, तूने 1 लाख रुपया मुझे दिया है तो आफ्टर 3, 4, 7 years तू इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब तू प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा। जैसे मैक्स में तूने कन्वर्ट करके लिया इनटू एसपी, वो कन्वर्टेबल पॉसिबल था, लेकिन एसपी इनटू मैक्स नहीं होता है। एसपी इनटू मैक्स कोई हिम्मत नहीं करेगा। मैक्स इनटू एसपी फिर भी पॉसिबल है, बट एसपी इनटू मैक्स पॉसिबल नहीं। प्रेफरेंस के शेयर्स यदि तुमने स्टार्टिंग में खरीदा प्रेफरेंस तो तू इक्विटी का मालिक नहीं हुआ, सीधा हिसाब है। तूने यदि फोर्ड का एक गाड़ी लिया, तुझे मारुति का खरीदना है तो फोर्ड बेचना पड़ेगा ना। या तो तू पहले से इक्विटी खरीद और तूने गलती से प्रेफरेंस ले लिया तो प्रेफरेंस को बेच के इक्विटी खरीद, या तो फिर वेट कर। यदि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इक्विटी। तेरा कौन सा टाइप का प्रेफरेंस है उस पर से फैसला होगा। बोलो और कोई सवाल? आगे बढ़ू? सो इसका मैं एक स्टोरी बनाया हूं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द स्टोरी। कोई भी डिस्टिंग्विश में पहला पॉइंट मीनिंग होगा, एंडिंग पॉइंट एग्जांपल होगा। डू यू एग्री? अच्छा, अभी एक पिक्चर थी जॉली एलएलबी, याद होगा तुमको तो, ठीक है। ये तभी मैंने स्टोरी बनाया था जब कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था। ऐसे सोचो जॉली एलएलबी की एक बहन है, उसका नाम है डॉली, डॉली ब्यूटी पार्लर। ये मैंने स्टोरी बनाया। सो जॉली एलएलबी की बहन डॉली, ठीक है। अब वो फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। फेस के मेकअप के लिए
बहुत टाइम लगाती है, कोई दिख रहा है तुम लोग में से? नहीं, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। देखो कितना आसान है। पहला मीनिंग ऑल्सो कॉल्ड एज जॉली एलएलबी इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉली एलएलबी। फेस थोबड़ा के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है और उसका नेचर अच्छा है, ठीक है। फिर एक ऐसा सोचो कि उसका ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, यूनी मतलब मेल फीमेल दोनों। सो एक आदमी आता है और वो उसको में भी हेयर कटिंग या कलरिंग, ठीक है, कराना है। तो वो आता है। अब ब्यूटी पार्लर के अंदर का सीन है, सोचो ये जो डॉली है खड़ी हुई है, ये आदमी आता है तो वो उसको बोलती है, उसको सर्विसेज लेने बोलती, देख ये रेट कार्ड है और इसमें टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ये रेट कार्ड है और उसमें ये क्या है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज। कौन ऑफर कर रही है? डॉली ब्यूटी पार्लर। सो कपिल थोड़ा दिख रहा है किसी का? मैच हो रहा है? नहीं। सो पहला ऑल्सो कॉल्ड एज डॉली ब्यूटी पार्लर, ऑल्सो कॉल्ड एज जॉली इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉली ब्यूटी पार्लर। वो फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है, ठीक है। एक आदमी आता है, वो उसको रेट कार्ड दिखाती है और टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो ऑफर कर रही है। वो उसको बोलती है तू कुछ भी कर ले बट तेरा जो भी तू जो भी चॉइस करेगा वो नहीं, प्रेफरेंस मेरा होगा, मैं डिसाइड करूंगी तेरा कौन सा सर्विस का करना है, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है मुझे वोट तो करने दो, तो वो उसको वोटिंग के लिए 2 पर्चियां देती है, ठीक है। 2 पर्चियां, वो राइट हाथ से वोटिंग करता है, ठीक है। म्यूट कर लेना तुम्हारा वीडियो तो फिर इजी हो जाए, ठीक है। वापिस से एक बार, क्या है डॉली ब्यूटी पार्लर, जॉली एलएलबी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉली ब्यूटी पार्लर। फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। एक आदमी आता है सर्विसेज के लिए, वो उसको रेट कार्ड बताती है और टाइप्स ऑफ सर्विसेज बताती है। वो बोलती है तू कुछ भी कर ले बट प्रेफरेंस मेरा रहेगा, मैं चुनूंगी तेरा कौन सा पार्लर का काम करना है। वो बोलता है मुझे वोट तो करने दो, तो वो बोलती है ठीक है। तो उसको पर्ची देती है, वो राइट हाथ से वोट करता है। बोलती है एक काम कर, एक बोनस मेरी तरफ से, जो पर्ची पड़ती है उसमें हेयर कटिंग रहता है, वो बोलती है बोनस कलरिंग मेरे तरफ से, बोनस हेयर कलरिंग मेरी तरफ से, पतंजलि का। लेकिन अब वो कौन सा यूज करती है हेयर कलर? पतंजलि का। तो उसमें उसके हेयर उस आदमी के परमानेंटली कलर हो जाते हैं इनटू ग्रीन, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्रीन। क्यों? क्योंकि उसने पतंजलि का ग्रीन कलर का यूज किया। वापिस से एक बार, पहला पॉइंट क्या है, डॉली एलएलबी, जॉली एलएलबी इज ऑल्सो नोन एज डॉली। फिर उस फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा। एक आदमी आता है, रेट कार्ड और टाइप्स ऑफ सर्विस, बोलती कुछ भी कर ले प्रेफरेंस मेरा, बोलते वोट तो करने दो, वोट करने देती है, ठीक है। बोलती है एक बोनस मेरे तरफ से, तेरा जो पर्ची में आया था हेयर कटिंग, मैं तेरे को कलरिंग मेरी तरफ से बोनस देती। तो वो हेयर कटिंग के बाद जो कलरिंग करती है तो उसका हेयर परमानेंटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्रीन। बट उसमें एक रिस्क रहता है। रिस्क ऐसा रहता है कि गाय भैंसे उसके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, गाय भैंसे पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रीन रहता है उसके बाल। और फिर वो उसको बोलती है हो गया तेरा काम, 5,000 रुपए निकाल। वो उसे 5,000 रुपए लेती है सर्विसेज के, रिटर्न ऑफ कैपिटल, और बोलती है आज पैसा बहुत अच्छा हुआ और शेयर बाजार में कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। अब वो क्या करती है, 5,000 लेती है रिटर्न ऑफ कैपिटल, बोलती है आज शेयर बाजार में एप्रिसिएशन हुआ, आज का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ, अब मैं वाइंड अप करके घर जाऊंगी, वाइंड अप। तो अभी वापस से एक रिवाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1 मीनिंग स्टैंडर्ड है। फिर क्या है, ऑल्सो नोन एज जॉली एलएलबी इज ऑल्सो नोन एज डॉली ब्यूटी पार्लर। फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा। एक आदमी आता है सर्विसेज के लिए, रेट कार्ड और टाइप्स ऑफ सर्विसेज, बोलते तो कुछ भी कर ले प्रेफरेंस मेरा होगा। वो बोलता है वोट तो करने दो, वोट करने देती है, राइट हाथ से वोट करता है, राइट शेयर्स। फिर उसमें एक बोलती है बोनस मेरी तरफ से फ्री। उसका हेयर कट करती है, कलर करती है, परमानेंटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्रीन, और उसमें रिस्क रहता है, भैंसे पीछा करना शुरू करते हैं। फिर बोलती है 5,000 रुपए निकाल, रिटर्न लेती है उससे 5,000 रुपया, बोलती है आज तो शेयर बाजार में बढ़ोतरी होगी, मैनेजमेंट अच्छा हुआ, और फिर वाइंड अप करके चली जाती है। सो यहाँ पे अपना इक्विटी और प्रेफरेंस खत्म होता है। ये पॉइंट्स
बिना देख के 18 पॉइंट कितना लिख पाते हो लिख के निकालो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।